हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सबके हमारे वीडियो लेक्चर देख रहे हो। वेलकम टू आवर चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 9 क्लास 10 की हिस्ट्री। तो आज हम अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि सेक्टर्स में टाइम के साथ-साथ किस तरह के बदलाव आए। जो प्राइवेट सेक्टर थे, सेकेंडरी सेक्टर थे और टर्शियरी सेक्टर थे, उनमें क्या-क्या बदलाव आए, क्या-क्या हिस्टोरिकल चेंजेस हुए। तो समझ लेंगे 1973 से लेकर 74 और 2013 से लेकर 14 तक, इनमें हमने ये देखा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी इन 1973 वो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंगेज थी, सेकेंडरी में बहुत कम और टर्शियरी में बहुत कम थी। लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ता गया हमने देखा 2013 में संख्या बढ़ी टर्शियरी में और सेकेंडरी में। ऐसा क्यों? देखिए प्रॉब्लम 1973 में अगर हम कहें कि प्राइमरी सेक्टर में एंगेजमेंट बहुत थी। एंगेजमेंट प्राइमरी सेक्टर में एंगेजमेंट तो बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर एंगेजमेंट बहुत हाई थी। सेकेंडरी और सेकेंडरी एंड टर्शियरी यहाँ पे एंगेजमेंट बहुत कम थी। अब इसका एक कारण ये भी है कि 1970s टाइम पर मतलब 1950s के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हुआ था, तब से हमारी गवर्नमेंट ने जो है अगले 20 इयर्स तक जो है सिर्फ इंडिया की क्रॉप्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि इंडिया में कुछ तो कोई भी अगर नेचुरल कैलामिटी वगैरह हो जाता है तो इंडिया में खाने की कमी ना हो, इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और इस वजह से एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा एंगेज रहे। और इस टाइम पर टेक्नोलॉजी का चरण चरण नहीं था, ट्रेंड नहीं था, तो लोगों ने दिमाग लगाए थे। लेकिन जैसे टाइम बढ़ता गया, जिस तरह लोग ध्यान कर पाए, वैसे वैसे टाइम बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों की नीड्स बढ़ी और फिर हमने देखा कि जो एंगेजमेंट था प्राइमरी में यहाँ पर थोड़ा कम हुआ। एंगेजमेंट थोड़ा सा कम हुआ, सेकेंडरी में बढ़ गया थोड़ा सा और टर्शियरी में लोग थोड़ा ज़्यादा चले गए। मतलब उतना एंगेजमेंट नहीं बढ़ा, तो अभी भी लोग एक ना ज़्यादा काम करना है प्राइमरी में, लेकिन पहले के मुकाबले संख्या बढ़ गई। पहले के मुकाबले संख्या बढ़ी है। अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल अभी नंबर ऑफ एंगेज पीपल जो प्राइमरी आपको खत्म मिलेंगे, उसमें डेटा दिया हुआ चेक कर लीजिए। लेकिन कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं, कंपैरिजन में टाइम पर 1973 के तो कंपैरिजन जो कराया उसमें देखा कि एंगेजमेंट प्राइमरी में ज़्यादा कम भी है और टर्शियरी और सेकेंडरी में कितनी बड़ी है। अब इसका एक कारण ये भी है कि जब एग्रीकल्चर को बूस्ट करना होता है तो हमें इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना होता है और हमें टर्शियरी सेक्टर को बूस्ट करना होता है, क्योंकि तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर एक सेक्टर की डेवलपमेंट होगी तो आपको ऑटोमेटिकली दो सेक्टर की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तभी आप आगे सही से इकोनॉमी बनेगी और तभी सही से तीन सेक्टर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगानी है तो बहुत ज़्यादा क्रॉप अगर उगा रहे हैं तो हमारे पास ये हम पर फैक्ट्रीज भी होनी चाहिए उतनी कि जितनी हम उस क्रॉप्स को वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कर सकें। जितनी क्रॉप हम उगा रहे होता है रॉ मटेरियल को हम हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उस वैल्यूएबल गुड्स को जो है किसी वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कर सकें। और फिर अगर सेकेंडरी काम करेगा और जो वैल्यूएबल गुड्स बना है वो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, उसके लिए टर्शियरी सेक्टर क्रिएट होगी, ट्रांसपोर्ट आएगा और कम्युनिकेशन आएगा। तो मतलब अगर हम एग्रीकल्चर को बूस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें सेकेंडरी और टर्शियरी को बूस्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से टाइम बढ़ता है, लोगों की नीड्स बढ़ती है, इसी वजह से एंगेजमेंट यहाँ कम होती है, यहाँ एंगेजमेंट बढ़ती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। आई थिंक अब देखिए टॉपिक से अपना अगला जब तक आप इसको नोट करके बता दीजिए, वीडियो पॉज करके। हाँ भाई, तो आई थिंक इंपॉर्टेंस सबका पहला
ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंस, अब आप इसको जो है इग्नोर कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से हम आगे बढ़ेंगे। हम थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ लिखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस तो बड़ी सेक्टर की शॉप वगैरह का बेसिक फैसिलिटीज की बढ़ने लगी, इंस्टीट्यूट की प्रीड बढ़ने लगी, स्कूल कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इसके अलावा हॉस्पिटल की बढ़ने लगी कि लोग को प्रॉपर एडमिशन, लोगों को बराबर इलाज हो पाए। और बैंकिंग लोन लेने के लिए जो लोग फार्मर्स हैं बैंक उनको वो लोग बैंक लोन ले सकें, जो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं वो लोग बैंक लोन ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को ऐसे इन सब की बड़ी प्राइवेट सेक्टर और का बूस्ट हुआ। नंबर सेकंड, जैसे लोगों की इनकम लेवल बढ़ती गई, जैसे टाइम बीतता गया लोगों ने नई स्किल सीखी और उन स्किल के बेस पर उन्होंने अपने इनकम को बढ़ाया। अब जैसे लोगों ने अपने इनकम का लेवल बढ़ाया वैसे वैसे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गई और लिविंग स्टैंडर्ड के बढ़ने से लोगों की नीड्स बढ़ती हैं और उन नीड्स को फुलफिल करने की जिम्मेदारी हमारे तरफ से होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, वहाँ से टूरिज्म करना है, जब कहीं ट्रिप पे जाना है, टूरिज्म करने के लिए ट्रिप पे जाने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्ट, आपको उस तरह का ट्रांसपोर्ट देने होते हैं गवर्नमेंट को। फिर तीसरा नगर सेक्टर है था कि अगर किसी एक सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तो बचाव होगा अपने आप होगा। तो जैसे कि हमारी सरकार की नीड थी कि हमें एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को डेवलप करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली टर्सरी को आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। नंबर 4, टाइम के साथ नई चीजें आना शुरू हुई, टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई, रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, तो लोगों को जो है ये सारी चीजें सिखाना जरूरी हो गई कि भाई टेक्नोलॉजी होती क्या है, एआई क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, इन चीजें लोगों को सिखाना जरूरी हुई और इसी वजह से सेक्टर की नीड और ज़्यादा बड़ी। आप वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ कर सकते हैं और हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि हमने क्या पढ़ा अभी कि भाई चेंजेस का सेक्टर मैंने तो देखा कि प्राइमरी सेक्टर में पहले सेक्टर इंडियन बताएगी वो ओवरऑल अब भी आई है लेकिन कंपैरिजन में कम हो गई है और नीड इसकी वाली इंपॉर्टेंस की वाली टर्टिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कम है, तो याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट अभी भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में है। अभी भी मोस्टली पीपल या हमारे कहें तो हमारे इंडिया की 65 और 66% पॉपुलेशन अभी भी फार्मिंग डिपेंडेंट है, वेदर दे हैव अ बिग लैंड और दे डोंट हैव अ बिग लैंड। ठीक है, अब बस होता ये है कि जितने लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर में उन लोगों को उतनी इनकम नहीं मिलती, ना बस व्यक्ति को मिल पाती है, ना ही प्रॉपर सरकार मिल पाती है। ऐसा क्यों? वो हम पढ़ने वाले हैं।
हाँ भाई, where are most of the people employed? सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड है, यहाँ पे किएगा इन प्राइवेट सेक्टर, ये तो हमारा आंसर है। सबसे ज्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में एंगेज हैं, तो क्या उनको उतना इनकम मिल पाता है? उनकी बात सही नहीं। लोग जितने ज्यादा एंगेज हैं उतना इनकम नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक्चुअली में फार्मर्स जो है वो नीड से ज्यादा काम कर लेते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि एक बहुत स्मॉल फार्मर फैमिली है, एक पुअर फार्मर, इसके पास बहुत छोटा लैंड है और उसकी फैमिली में करीबन 3-4 लोग रहते हैं। और मान लीजिए अपनी जमीन है उस पर सिर्फ काम करने के लिए किसी बंदे की, अगर वो लैंड इतनी बड़ी है तो उसमें एक बंदा भी काम करेगा तो वो आसानी से काम कर लेगा। लेकिन मान लीजिए फैमिली में बाकी मेंबर्स हैं जो एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके पास काम करने के लिए नौकरी नहीं है, तो अब क्या करते हैं वो मजबूरी में फोर्सफुली जो है उस लैंड का काम करना है जहाँ पर उनकी नीड नहीं है। मतलब वो वहाँ पर अपने वहाँ पर जहाँ पर उनकी नीड नहीं है वहाँ वो काम कर रहे हैं, और वो उनको काम नहीं कर रहे, पोटेंशियल है, उनको पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं। मतलब अब लोगों को लगे वो काम कर रहा है, तो एक्चुअली एक लैंड पर 3 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जबकि वहाँ पे नीड सिर्फ एक ही है। तो वो जो 2 लोग आप देख रहे हैं वो इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई लैंड नहीं है, उनके पास कोई बड़ा लैंड नहीं है, या फिर उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है जिससे कि वो अपनी फैमिली को फीड कर सकें। इसी वजह से वो मजबूरी में वहाँ पर काम करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर नीड से ज़्यादा लोग काम करें, जहाँ पर नीड से ज़्यादा लोग काम करें। देखिए एक ऐसी कंडीशन जहाँ आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये बात याद रखिएगा कि अगर कहीं पर नीड से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो अपने पोटेंशियल काम नहीं कर रहे हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी एबिलिटी है उससे कम ही काम कर रहे हैं, तो उनके पास उनकी पोटेंशियल जो उनके पास नहीं है। अब ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की होती है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो स्किल्ड हैं, या जो लोग एलिजिबल है उनको नौकरियां दें, और जो एलिजिबल नहीं है उनको एलिजिबल करें, उनको ट्रेनिंग सेंटर दें, या फिर गांव में कुछ ऐसे काम करें जिनसे कि गांव के लोग जो अनएम्प्लॉयड है उनको नौकरी मिल सके। इसलिए क्या काम होना चाहिए, क्लास बता दीजिए, नौकरी लीजिए। तो अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये कि हमें एम्प्लॉयमेंट करनी होगी। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं? ये जो अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, या बेसिकली और किसी लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई काम नहीं है, तो उनके लिए हम किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं? तो उसका पहला कदम मतलब नहीं है विलेज में, इन रूरल एरियाज है ना। क्योंकि ये जो हम केस देख रहे हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये मोस्टली हमें प्राइमरी सेक्टर से देखने को मिलता है। अब देखिए पहला काम होता है ओपनिंग ऑफ हनी कलेक्शन सेंटर। मतलब गांव में कुछ हनी कलेक्शन स्टोर करवा दिया जहाँ पर लोग शहर बेच सकें और कुछ अपनी अर्निंग कर सकते हैं ना। इसके अलावा एक काम और कि अगर गांव में कोल्ड स्टोरेज सब मिल जाए
तो इससे ये होगा कि जो फार्मर है जिनकी ग्रेन्स वगैरह है जो ऐसे पड़े रहते हैं वो अपना कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, और कोल्ड स्टोरेज को ऑपरेट करने के लिए कुछ लोग लगेंगे तो वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। और अब जो कोल्ड स्टोरेज में ग्रेन रखा जाएगा उसको फॉर द फर्दर यूज इन फ्यूचर के लिए हम फार्मर सेव कर सकते हैं, चाहे वो यूज करने के लिए हो या उसको बेचने के लिए हो। अगर उन्हें लगता है कि उनको नीड है वो यूज कर सकते हैं सामान फॉर्स में, और उनको लगता है नीड नहीं है तो उसको बेच के पैसा कमा सकते हैं रेदर देन कीपिंग द ग्रेन्स इन ओपन फील्ड। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पर गवर्नमेंट काम कर सकती है और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकती है। बट these will take more time। तो हमारी गवर्नमेंट का काम किया एक नियम लागू किया जिसको हमने कहा मनरेगा, MG नरेगा बोलते हैं इसको, हम लोग हिंदी में मनरेगा बोलते हैं। इसका नाम है MG नरेगा, शॉर्ट फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि लागू हुआ 2005 में। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रोवाइड the employment of 100 days, 100 दिन का काम in to every member। हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डेज बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा रूरल एरिया में, यानी ये बात कहीं कहीं से रूरल एरिया की है। तो MG नरेगा एक्ट है वो सिर्फ रूरल एरिया के लिए लागू किया गया है, इन रूरल एरिया की बात आप याद रखिएगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोग परिवार रह रहे हैं उनके हर व्यक्ति को 100 दिन के काम की गारंटी इस नियम के तहत दी जाती थी। और इस नियम को जो है इंडिया के 625 जिलों में लागू किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।